तो आज हम आपके कक्षा 12 की अंतरा भाग 2 से एक कविता पढ़ते हैं। पाठ संख्या 6, वसंत आया, जिसके कवि हैं रघुवीर सहाय जी। रघुवीर सहाय जी की 2 कविताएं दी गई हैं इसमें, वसंत आया और तोड़ो। पहली कविता हम वसंत आया पढ़ेंगे। वसंत आया नामक इस कविता में कवि ये बताने का प्रयास करते हैं कि आज के युग में मानव और प्रकृति के बीच में काफ़ी दूरियां पैदा हो गई हैं। एक समय था जब प्रकृति को मनुष्य का सहचरी माना जाता था, साथ चलने वाला माना जाता था। मानव और प्रकृति एक साथ समय व्यतीत करते थे, परंतु आज के समय मनुष्य अपने जीवन में इतना व्यस्त हो गया है कि उसे प्रकृति के साथ वक्त बिताने का बिल्कुल भी ख्याल नहीं आता है। वो अपने जीविका कमाने में इतना व्यस्त हो चुका है, शहरीकरण का माहौल हो गया है कि वह आए दिन प्रकृति को नुकसान पहुंचाता है और प्रकृति में आए हुए परिवर्तनों को अपनी आंखों से देखकर समझ नहीं पाता है। ये एक विडंबना है आज के आधुनिक युग में, जिसके ऊपर प्रकाश डाला गया है वसंत आया कविता के माध्यम से। वसंत ऋतु जो कि ऋतुओं का राजा कहा जाता है, वसंत ऋतु के आते ही प्रकृति में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। चारों तरफ हरियाली छा जाती है, पेड़ों पर नए नए पत्ते आ जाते हैं, हवाओं में बदलाव आ जाती है, एक रोमांचित कर देने वाला माहौल चारों तरफ होता है। परंतु इन बदलावों को मनुष्य अपनी आँखों से देखकर अनुभव नहीं कर पाता है, महसूस नहीं कर पाता है। यह बहुत ही दुख की बात है। उसे बसंत के आने की जानकारी भी कैलेंडर के माध्यम से मिलती है या दफ्तर में छुट्टी होती है तो उसे पता चलता है कि बसंत का आगमन हुआ है। यह बहुत बड़ी दुख की बात है। इससे पता चलता है कि आज के युग में मानव और प्रकृति के बीच में काफ़ी दूरियां पैदा हो गई हैं। यह इस कविता के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है। आइए कविता की पंक्तियों को देखते हैं और जानकारी हासिल करते हैं क्या बताया गया है इसमें। वसंत आया, जैसे बहंदा कहती हैं, ऐसे किसी बंगले के किसी तरु पर कोई चिड़िया कूकी। चलती सड़क के किनारे लाल बजरी पर चुरमुराए पांव तले ऊंचे तरवर से गिरे बड़े बड़े पियराए पत्ते। कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो, खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई, चली गई। ऐसे फुटपाथ पर चलते चलते कल मैंने जाना कि वसंत आया। तो सुबह का समय है, प्रातःकालीन वातावरण में बगल में जो बंगला है उस बंगले के पास एक अशोक का पेड़ है और अशोक के पेड़ के ऊपर से चिड़िया के कूकने की आवाज़ सुनाई देती है, कोयल के कूकने की मधुर आवाज़ सुनाई देती है कवि को। उस आवाज़ को सुनकर कवि को ऐसा जान पड़ता है मानो कि एक बहन ने अपने भाई को पुकारा हो मधुर आवाज़ में। मधुर स्वर में एक बहन ने अपने भाई को पुकारा हो, ऐसा उनको प्रतीत होता है। इस प्रकार चलते हुए, लाल बजरी के ऊपर चलते हुए अचानक उनके पैर बड़े बड़े पत्तों के ऊपर पड़ते हैं। वो पत्ते जो पूर्ण रूप से सूख चुके हैं, पीले रंग के पत्ते हैं और वो चुरमुराने की आवाज़ करते हैं। ऊंचे तरवर से गिरे बड़े बड़े पियराए पत्ते, ऊंचे ऊंचे पेड़ों से बड़े बड़े पीले रंग के पत्ते गिरे हुए हैं जो कि सूख चुके हैं और उनके पैरों के ऊपर जब वो पड़ते हैं तो चुरमुराने की आवाज़ आती है। कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो, खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई, चली गई। और फिर इसी तरह चलते हुए अचानक उनको एहसास होता है कि सुबह के 6 बजे अचानक एक हल्की गुनगुनी हवा जो है, हल्का गर्म हवा उनको छू कर निकल जाता है। हवा का झोंका फिरकी की तरह आता है। फिरकी बच्चे जो खिलौने के रूप में खेलते हैं, हवा में उसको घुमाते हैं गोल गोल पंखे की तरह, पत्तों से बना करके या कागज़ से एक खिलौना बनाते हैं जो कि हवा में गोल गोल घूमता रहता है। इसी प्रकार हवा जो है गोलाकार रूप से घूमते हुए आती है और गर्म हवा का झोंका उसको छूकर निकल जाती है। तो कवि यहाँ पे बसंती हवा का मानवीकरण करता है, बसंती हवा के अंदर मानव का लक्षण दिखाता है और वो कहता है कि ऐसा प्रतीत होता है मानो कि जैसे कोई स्त्री जो है सुबह सवेरे नहा करके, गर्म पानी से नहा करके और उसके सामने से गुजरी हो। बसंती हवा के आने पर ऐसा प्रतीत होता है उन्हें। ऐसे फुटपाथ पर चलते चलते कल मैंने जाना कि वसंत आया। इस प्रकार फुटपाथ के ऊपर चलते चलते कवि को यह एहसास होता है कि वसंत ऋतु का आगमन हो चुका है। तो इन परिवर्तनों से उनको पता चलता है कि वसंत ऋतु का आगमन हो चुका है। और ये कैलेंडर से मालूम था, अमुक दिन अमुक बार मदन महीने को होवेगी पंचमी। और कैलेंडर में यह साफ तौर पे लिखा हुआ था कि वसंत पंचमी का दिन है। इस दिन, इस बार वसंत के दिन में वसंत पंचमी का आगमन होता है, ये कैलेंडर से उनको भली भांति मालूम था। दफ्तर में छुट्टी थी, यह था प्रमाण। और इस बात को साबित करने के लिए काफ़ी था कि दफ्तर में उनकी छुट्टी थी। आज उनको कार्यालय नहीं जाना था, कार्यालय उनका बंद था क्योंकि वसंत पंचमी की छुट्टी मिली हुई थी। और इस बात को साबित करने के लिए काफ़ी था कि हाँ, वसंत पंचमी का आगमन हो चुका है।
तो कवि को कैलेंडर का सहारा लेना पड़ता है यह जानने के लिए कि वसंत पंचमी का आगमन हो चुका है। और दफ्तर में छुट्टी थी, इस बात को भी उन्हें सोचना पड़ता है कि यह प्रमाणित कर रहा है कि वसंत पंचमी का आगमन हो चुका है। आसपास के प्राकृतिक वातावरण को देख करके, उसमें जो प्रकृति में परिवर्तन हुए हैं उनको देख करके वह पूर्ण रूप से अंदाजा नहीं लगा पाते हैं। उन्हें अन्य प्रमाणों की आवश्यकता पड़ती है यह साबित करने के लिए वसंत का आगमन हो चुका है। आगे देखते हैं आगे की पंक्तियाँ। और कविताएं पढ़ते रहने से यह पता था कि दहर दहर दहकेंगे कहीं ढाक के जंगल। और ये हिंदी की जो साहित्यिक कविताएं होती हैं, हिंदी साहित्य में जितनी भी कविताएं हैं उनमें वसंत ऋतु का वर्णन और चर्चा अक्सर किया जाता है। तो कविताएं उन्होंने पढ़ी थी और कविताओं के पढ़ते रहने की वजह से उनको पता था कि वसंत ऋतु के दौरान जो ढाक के जंगल है, ढाक के जंगलों के ऊपर लाल लाल रंग के फूल दहकते हुए नजर आते हैं, धधकते हुए नजर आते हैं, आग की तरह, अंगीठी की तरह, आग के चूल्हे की तरह जलते हुए नजर आते हैं। आम बौर आवेंगे रंग रस गंध से लदे फदे दूर के विदेश के, वे नंदन बन होवेंगे यशस्वी। तो कविताओं के पढ़ते रहने से उनको यह पता था कि ढाक के जंगल जो है वह दहकने लगेंगे, उनके ऊपर लाल रंग के फूल खिल जाएंगे और वह दूर से ही बहुत ही आकर्षक जान पड़ते हैं। और आम के पेड़ों के ऊपर बौर आ जाएंगे, नए नए फूल खिल आएंगे और आसपास का वातावरण पूर्ण रूप से सुगंधित हो जाएगा। रंग रस गंध से लदे फदे दूर के विदेश के, वे नंदन वन होवेंगे यशस्वी। रंग रस और गंध से पूर्ण रूप से ये हरे भरे पेड़ पौधे और वनस्पति जगत जो है वह परिपूर्ण हो जाएगा, भरपूर हो जाएगा, चारों तरफ हरियाली छा जाएगी, रंगीन वातावरण हो जाएगा। और ये नंदन वन अर्थात आनंददायी वन, आनंद देने वाले जो जंगल हैं, यह पूर्ण रूप से हरियाली से भरपूर हो उठेंगे, यशस्वी बन जाएंगे, चारों तरफ का वातावरण हरा भरा हो जाएगा वसंत के आगमन से। ये उनको कविताओं से पता था। मधुमस्त पीक भौर आदि अपना अपना कृतित्व अभ्यास कर दिखावेंगे। मधुमस्त पीक अर्थात मधु में मस्त, नशे में मस्त होकर कोयल और भौरे अपना अपना कलाकारी दिखाएंगे, अपनी नृत्य दिखाएंगे। वो फूलों के ऊपर मंडराते हुए फूलों का रस चूसेंगे और उनकी जो कलाकृति को देख करके यह आभास हो जाता है कि वसंत ऋतु का आगमन हो चुका है, प्राकृतिक वातावरण बड़ा ही खूबसूरत हो चुका है और जो भौरे हैं और कोयल हैं वह आनंद मग्न हैं, आनंद में मस्त हैं और अपना अभ्यास को दिखाने लगते हैं। यही नहीं जाना था कि आज के नगण्य दिन जानूंगा जैसे मैंने जाना कि वसंत आया। परंतु कवि को इस बात का अफसोस है कि जिस तरीके से उन्होंने यह जाना कि वसंत का आगमन हो चुका है वह तरीका सही नहीं था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरीके से वो जानेंगे कि वसंत का आगमन हो चुका है। ठीक वसंत पंचमी के दिन उन्होंने जाना कि वसंत का आगमन हो चुका है और वो भी कैलेंडर में लिखा हुआ था कि वसंत पंचमी आ चुकी है और दफ्तर में उनकी छुट्टी थी, तब उन्हें यह पता चला कि वसंत का आगमन हो चुका है। उन्होंने प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों को देखकर यह अनुमान नहीं लगा पाए कि वसंत ऋतु का आगमन हो चुका है, जिससे कि यह स्पष्ट होता है कि आज के समय में प्रकृति के साथ मनुष्य का रिश्ता नाता जो है वह टूटता चला जा रहा है और दोनों में जमीन आसमान का फर्क आ गया है, काफ़ी दूरियां पैदा हो गई हैं। जिस बात को लेकर के कभी अफसोस जाहिर करते हैं, दुख जाहिर करते हैं कि आज के आधुनिक युग में शहरीकरण की वजह से चारों तरफ जो इमारतें बनी हुई हैं, सड़कों का निर्माण हो चुका है, विकास का कार्य इतना तेज़ रफ्तार से चल रहा है कि मनुष्य अपनी आजीविका कमाने के लिए अपने जीवन में इतनी बुरी तरह से उलझ चुका है कि उसके पास प्रकृति के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है। वह प्राकृतिक माहौलों को देख करके, प्राकृतिक बदलावों को देख करके यह पता नहीं कर पाता है कि कौन सी ऋतु चल रही है, प्रकृति का आनंद नहीं उठा पाता है। प्रकृति और मानव का संबंध जो है वह टूटता चला गया है, रिश्तों में खटास आ गई है, काफ़ी दूरियां पैदा होती चली जा रही हैं, जो कि बिल्कुल भी इस धरती के लिए, हमारे ग्रह के लिए अच्छा नहीं है। प्रकृति और मानव के बीच में अच्छा सामंजस्य होना चाहिए, अच्छा संबंध होना चाहिए और इसी के बदौलत हम आगे बढ़ें तो आने वाली पीढ़ी के लिए इस धरती पर जीवन संभव हो पाएगा। तो इस प्रकार से कविता समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।